चैप्टर 4 ऑफ सेकेंडरी केमिस्ट्री, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कल हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया था, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ रियली लॉन्ग चैप्टर, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो आज हमें डिस्कस करने हैं, तो दिल थाम के बैठिए। तो सबसे बड़ा चैप्टर ये सेकेंड ईयर का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं भाई? वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो वो पी ऑर्बिटल में जाकर ख़त्म हो, या उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी में ख़त्म हो, या ये कह सकते हैं कि जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन निकल गई। तो डेफिनेशन क्या है कि दोज एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ होता है? एंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और असल में यहाँ पर ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A के तक के एलिमेंट्स हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फ्रॉम 3A टिल ग्रुप 8A दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स आते हैं। You can see that there are 6 groups. So these are the 6 groups in P block element. So this one is group 3A और boron family, this one is group 4A, और carbon family, this is group 5A, और nitrogen family, this is group 6A, और oxygen family या chalcogens group 7A, halogens and group 8A, inert gases और noble gases। ठीक है, non reactive gases, 0 group। You can see all these names of this group, ये हमने प्रोडक्ट टेबल में मैंने बता दिया था। 3A ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4A ग्रुप में हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 5A ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 6A ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। 7A ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और 8A ग्रुप में हमारे पास, वैसे स्टार्ट तो हीलियम से होता है तो हीलियम भी होता है इसके अंदर, तो दैट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पी, दीज ऑल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनमें हमें तमाम एलिमेंट्स को तो नहीं पढ़ना, कुछ एलिमेंट्स को पढ़ना है। यहाँ से बोरॉन पढ़ना है, यहाँ से एल्यूमिनियम पढ़ना है, 4A से कार्बन पढ़ना है, 5A से नाइट्रोजन पढ़ना है, 6A से सल्फर पढ़ना है और 7A से क्लोरीन पढ़ना है। इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दैट्स 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स को डिस्कस करना होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बोरॉन को डिस्कस करते हैं 3A ग्रुप से। और बोरॉन में हमारे पास जो टॉपिक आता है दिस इज़ कॉल्ड बोरिक एसिड। तो उसमें हम जो है वो बोरॉन के एसिड्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोरिक एसिड्स। बहुत ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है, बस बोरिक एसिड्स के टाइप्स याद रख लें। 3 तरह के बोरिक एसिड्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कहलाता है ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। एक हमारे पास कहलाता है मेटाबोरिक एसिड, और एक हमारे पास कहलाता है टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग जो है वो पायरोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये इसी के नाम है। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखें, दिस इज़ H3BO3। इस तरह से भी लिख सकते हैं और समटाइम्स हम उसको इस तरह से लिखते हैं, और
BOH थ्राइस। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरॉन के एसिड है। मेटाबोरिक एसिड हमारे पास होता है HbO2। टेट्राबोरिक एसिड हमारे पास होता है H2B4O7। सो दीज आर द फॉर्मूलाए ऑफ एसिड्स यू नीड टू नो। इसके बाद बोरिक एसिड्स के पास हमारे पास एक सॉल्ट होता है बोरिक एसिड का, दैट इज कॉल्ड बोरेक्स। इसके याद रख लीजिएगा बोरेक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं टिंकल, या इसी को हम लोग कहते हैं सुहागा, जैसे को हम लोग कह सकते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट, ये सब एक ही नाम है, ऑल द थिंग्स आर सेम। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज़ Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट होता है ये, और डीकाहाइड्रेटेड होता है तो .10H2O इसके साथ इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का फार्मूला याद रख लें। बोरेक्स को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू मेक ग्लास। इसको ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा ग्लास बनता है इससे? पायरेक्स ग्लास जिसको हम कहते हैं, या फिर जीना ग्लास जो कहलाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, हीट रेजिस्टेंट होता है, उसको बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बस ये बोरॉन के बारे में इतनी बातें आप याद रखें, बोरिक एसिड और बोरेक्स के बारे में। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे बोरॉन के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद एल्यूमिनियम पे बात करते हैं, Al। ठीक है, बस समझ में आ रही यहाँ तक? तो नेक्स्ट एल्यूमिनियम पे बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम आपको पता है एक मेटल है, Al, इसका सिंबल होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका सिंबल होता है Al, और एल्यूमिनियम हमारे पास जो है वो आपको पता है थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास मोस्ट अबंडेंट मेटल है। मोस्ट अबंडेंट मेटल मतलब जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलता है हमें है वो एल्यूमिनियम मिलता है। Al इसका सिंबल होता है, ग्रुप 3 से ये बिलोंग करता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस एल्यूमिनियम के कुछ ओर्स होते हैं हमारे पास, उन ओर्स के नाम, उनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है मेटल्स जो निकलते हैं तो ओर्स की सूरत में निकलता है, ज़मीन के अंदर से कंपाउंड्स की सूरत में। तो अब आपको देखना पड़ेगा ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर्स क्या हैं? ओर्स क्या होते हैं एक्चुअली? ओर्स आर एक्चुअली द कंपाउंड्स ऑफ मेटल। कंपाउंड मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई मेटल मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है, तो ओर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल होता है। एल्यूमिनियम के ओर्स में हम ऐसे कंपाउंड्स लिखेंगे जिसके अंदर एल्यूमिनियम होगा। अब इसकी ओर्स हम अलग अलग तरह से देखते हैं। सबसे पहले इसके ओर हमारे पास होते हैं सिलिकेट ओर्स। सिलिकेट ओर, सिलिकेट ओर क्या होगा? जिसके अंदर सिलिका मौजूद हो, SiO2 मौजूद हो, वो सिलिकेट ओर्स होंगे हमारे पास। तो सिलिकेट ओर वो ओर्स कहलाएंगे जिसके अंदर हमारे पास सिलिका होगा, SiO2 होगा। अब सिलिकेट ओर हमारे पास इसके 3 हैं। एक हमारे पास कहलाता है काओलिन, जिसको आप लोग कहते हैं चाइना क्ले। ठीक है, एक हमारे पास होता है मिका, और एक हमारे पास होता है फेल्सपार। These 3 आर द सिलिकेट ओर्स। काओलिन या चाइना के लिए से तो आपको पता है कि क्रॉकरी वगैरह बनाई जाती है, चीनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, तो इसकी मदद से हम क्रॉकरी वगैरह जनरेट करते हैं, क्रॉकरी बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। मिका जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इससे हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जैसे कि कटआउट वगैरह बना रहे होते हैं, कटआउट्स बना रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कटआउट्स जो लगते हैं। फेल्सपार से ग्लेज टाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो किचन टाइल्स वगैरह होते हैं वो। तो ये सिलिकेट ओर होता है। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज़ फ्लोराइड ओर। अब फ्लोराइड ओर कौन सा होगा? जिसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आपको फ्लोरीन मिलेगा, F मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोराइड ओर। तो फ्लोराइड ओर हमारे पास एक है, इसको कहा जाता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट कहा जाता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). दिस इज क्रायोलाइट। तीसरा हमारे पास इसका होता है एक सल्फेट और। सल्फेट और जिसके फॉर्मूले में सल्फ़र पाया जाएगा, दैट इज़ या सल्फेट पाया जाएगा, मतलब जिसके फॉर्मूले में
SO4 मौजूद होगा, दिस विल बी कॉल्ड सल्फेट और जो सल्फेट और हमारे पास है दिस वी कॉल्ड एलोनाइट। इसको हम एलेनाइट कहते थे। फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था उसका एलोनाइट का, सोडियम में भी, सॉरी पोटेशियम के कंपाउंड में। इसका फॉर्मूला होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलोनाइट। चौथा इसके बाद हमारे पास जो और होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड और। फोर्थ हमारे पास इसके कुछ ऑक्साइड ओर्स आते हैं जिसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब ऑक्साइड ओर में हमारे पास 4 ओर्स हैं, BgDC, B फॉर हमारे पास है बॉक्साइट, G फॉर हमारे पास है गिब्बीसाइट, D फॉर हमारे पास होता है डायस्पोर और C फॉर हमारे पास होता है कोरंडम। ठीक है, तो दीज आर द 4 ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें से जो बॉक्साइट होता है आपके पास, दिस बॉक्साइट इट इज़ द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारा चीफ ओर है, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो वो बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बॉक्साइट ओर इज़ एक्चुअली द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का चीफ ओर है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा बॉक्साइट का, कि अच्छा इसमें हमें सबका फार्मूला सेम है, सब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन क्या होता है कि टॉप से बॉटम ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर चेंजिंग आ रही होती है। जैसे बॉक्साइट ओर के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, NH2। गिब्बीसाइट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं, .3H2O। डायास्पोर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन .H2O। और कोरंडम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज़ Al2O3। ठीक है, अब ये जो कोरंडम होते हैं डिफरेंट कलर्स में आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में, तो ये ज़मीन के अंदर से जेम्स की सूरत में निकलता है, जेम स्टोन्स की सूरत में निकलता है। ठीक है, तो ये असल में जेम स्टोन्स हैं जो नगीने होते हैं, जो अंगूठियों वगैरह पे लगाए जाते हैं, दिस इज़ एक्चुअली कोरंडम। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, 4 कलर्स में ज़मीन के अंदर से निकलता है। रूबी एक को कहते हैं जो रेड कलर का स्टोन होता है, रेड स्टोन है। एक होता है एमराल्ड, एमराल्ड का कलर हमारे पास होता है ग्रीन। एक होता है सफ़ायर, सफ़ायर स्टोन जो होता है नीलम जिसको हम कहते हैं, इसका कलर होता है ब्लू। और एक होता है टोपैज, पुखराज जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो पुखराज जो पत्थर है उसका कलर होता है येलो कलर का, ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये सारे कोरंडम ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कि ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ओर्स। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के ओर्स के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरह से इसके मेटलर्जी की जाती है। डिटेल में नहीं जाना, बहुत लंबी कहानी है, मतलब पूरी क्लास का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा पढ़ाते रहो तो। मेटलर्जी सिर्फ कितने लोग हैं, फिर भी बच जाए। हमें सिर्फ एप्टीट्यूड के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है बस। ठीक है, ये सभी मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को रिफाइन करते हैं, उसके ओर्स में से मेटल्स को निकालते हैं। अब एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी होती है वो 3 स्टेप पर होती है। 3 स्टेप पर हम अपनी होती है, 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है स्टेप नंबर 1, वो हमारे पास कहलाता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन करनी होती है सबसे पहले, क्योंकि जब ज़मीन के अंदर से निकलता है तो बॉक्साइट के अंदर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जो बॉक्साइट जो ज़मीन से निकलता है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकते हैं, 3 तरह के इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं या 2 तरह के हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ में हमारे पास सिलिका होता है इम्प्योरिटी में, और साथ में Fe2O3। अब कभी कभार इनमें से कोई एक होता है, कभी दोनों हो सकता है। अब इस लिहाज से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसकी प्यूरिफिकेशन के। अगर सिलिका है तो अलग तरीका है, Fe2O3 तो अलग तरीका, और अगर दोनों आ जाए तो अलग तरीका। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड हमारे पास कहलाता है बायर्स मेथड। बायर्स मेथड सिर्फ कब इस्तेमाल करते हैं, जब इम्प्योरिटी में हमारे पास Fe2O3 एज एन इम्प्योरिटी मौजूद होता है। बस ये याद रखें,
दूसरा हमारे पास कहलाता है सरपेक्स मेथड। सरपेक्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं हम जब हमारे पास इम्प्योरिटी में सिलिका होता है, SiO2 होता है। और तीसरा मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं जब इम्प्योरिटी के तौर पे हमारे पास Fe2O3 भी हो और सिलिका भी हो, तो हमारे पास इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड सरपेक्स मेथड। अब कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं पता हमें, ना ज़रूरत है आपको याद रखने की। बस ये है कि इसके बाद हमें प्योर स्टेट में एल्यूमिना हासिल हो जाता है। इन सारी स्टेट को जब फॉलो करते हैं, इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास Al2O3 आ जाता है, जो प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना कहलाता है। इसको हम एल्यूमिना कहते हैं, प्योर स्टेट में आ जाता है। अब इस एल्यूमिना के हम क्या करते हैं, स्टेप 2 लेकर जाते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस में एक सेल इस्तेमाल करते हैं हम, उस सेल का नाम होता है हमारे पास, दैट सेल इज कॉल्ड हॉल हेरोल्ड सेल। अभी हॉल हेरोल्ड सेल होता है, अब आपको पता है जब भी सेल लिखा जाएगा तो उसके अंदर एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, इसका यह नाम याद रखना पड़ेगा आपको। यही एमसीक्यूज में पूछते हैं आपसे, क्या बताओ इस सेल के अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना। तो एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, मिक्सचर होते हैं 3 चीज़ों का। उसमें एल्यूमिना तो होता है और साथ में क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला लिखा मैंने Na3AlF6, और साथ में CaF2 फ्लोस्पार होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया एल्यूमिना, ये हो गया क्रायोलाइट, और ये जो हमारे पास है दिस इज़ फ्लोस्पार। तो ये जो हमारे पास ये फ्लोस्पार कहलाता है। काम क्या क्या होता है इसका, ये Na3AlF6 इस्तेमाल करते हैं, लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ये एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लो करता है ताकि वो इजीली मेल्ट हो जाए। और जो फ्लोस्पार का काम है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस फ्लूडिटी बढ़ाता है, फिसलन बढ़ाता है, ठीक है, ताकि वो फिसलते हुए जो है वो हमारा एल्यूमिनियम जो है वो प्योर हमें हासिल हो जाए, नीचे से एक एरिया होता है वहाँ से बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर इस्तेमाल होते हैं इन 3 चीज़ों का। दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट Al2O3 इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका काम एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को लो करना है और इसका काम जो है वो फ्लूडिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। दूसरा उसके बाद हम जो एनोड इस्तेमाल करते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास होता है दैट इज़ कार्बन रॉड्स को, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट रॉड्स को इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनोड, इसमें ऑक्सीजन में ऑब्टेन हो जाता है। और कैथोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास एक स्टील टैंक होता है, ग्रेफाइट लाइनिंग उसमें होती है। तो स्टील टैंक में ग्रेफाइट एक लाइनिंग की होती है चारों तरफ, तो ग्रेफाइट लाइनिंग को, कार्बन लाइनिंग लिखा होता है आपकी बुक में, एक ही बात है। तो एनोड भी ग्रेफाइट होता है, कैथोड भी ग्रेफाइट होता है, लेकिन एनोड रॉड की सूरत में डले हुए होते हैं और जो कैथोड होता है वो ग्रेफाइट लाइनिंग की सूरत में होता है, लाइन्स बने होते हैं, चुनाई की होती है उसकी दीवारों की तरफ। अब जो ग्रेफाइट रॉड है यहाँ पर तो आपको ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाता है और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है, और ये जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है दिस इज़ 99% प्योर। इसको और ज़्यादा प्योरीफाई करना है फर्दर, तो हम क्या करते हैं, 3rd स्टेप फॉलो करते हैं। फर्दर और प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 3rd स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ 99% प्योर एल्यूमिनियम। 99% प्योर एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करते हैं, और इसके लिए हम जो सेल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो 99% प्योर एल्यूमिनियम है वो 99.9% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। अब ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो उसके अंदर भी 3 चीज़ होंगी, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर जो एनोड होता है, एनोड की बात करते हैं, या पहले इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फ्लोस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोस्पार होता है, Na3AlF6 + CaF2।
ये क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का मिक्सचर, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक एनोड यूज़ करते हैं, एक कैथोड यूज़ करते हैं। एनोड ऊपर होता है, कैथोड नीचे होता है। कैथोड में 99% प्योर कॉपर होता है, जबकि एनोड में हम 100% प्योर कॉपर लगाते हैं। फिर एक वैरायटी ऑफ प्रोसेस चलते हैं जिससे हमारे 99.9% प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो हमें हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट ही याद करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया। पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है उसकी बैठ के। तो ये हमारे पास होगी रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है हमारे पास, उसके कुछ अलॉयज़ होते हैं हमारे पास, उसके कुछ अलॉयज़ होते हैं, और इसके अलावा कुछ हमारे पास उसकी कह सकते हैं कि एलम एक कंपाउंड उसका बन रहा होता है। दो चीज़ें देख लें, ठीक है। तो बात समझ आते, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद अलॉयज़ की बात करते हैं, अलॉयज़ ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के दो अलॉयज़ का नाम याद रखें। सबसे पहला हमारे पास कहलाता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज गोल्डन कलर का होता है ये। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एल्यूमिनियम होता है और साथ में कॉपर। इन दो चीज़ों का अलॉय हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कहलाता है। दूसरा जो अलॉय हमारे पास होता है इसका, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन, अब ड्यूराल्यूमिन जो अलॉय है इससे क्या बनाया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। इससे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम की होती है, उसमें एक प्रॉपर्टी मशहूर होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस, अब थर्माइट प्रोसेस को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग। इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर खारिज होती है। थर्माइट एक मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, मतलब Fe2O3 है और एल्यूमिनियम, इनको साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन अलग हो जाता है और Al2O3 अलग हो जाता है, और साथ में एक हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी खारिज होती है, जिसको हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के केस में। बाकी और भी रिएक्शंस करता है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लास्ट में हम इसमें डिस्कस करते हैं एलम। एलम क्या होता है भाई? एलम भी एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हैं, दे आर एक्चुअली डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट होते हैं। डबल सॉल्ट से मुराद के दो सॉल्ट के मिलाप से बनते हैं। इसमें एक सॉल्ट हमारे पास होता है M2SO4 डॉट M2SO4 होल 3 डॉट 24H2। अब M2 में यहाँ पर कोई भी ऐसा +1 वाला आइटम है 1A ग्रुप का, और ये +3 वाला होता है, मतलब पोटेशियम आ सकता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम आ सकता है। K2SO4, तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बन जाता है? K2SO4, ये कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ, Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2। इस वाले एलम को हम ख़ास नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोटेश एलम। इसको हम पोटेश एलम कहते हैं। इसी को उर्दू में कहा जाता है फिटकरी, इसी को फिटकरी कहते हैं। इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, पानी को साफ़ करने के लिए, एंड एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ज़ख़म वगैरह को साफ़ करने के लिए। कट वगैरह जहाँ पर लग जाए उसके लिए भी वहाँ पर रब कर देते हैं इसको ना, तो इससे क्या होता है कि सेप्टिक नहीं होता, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता ब्लड में। तो ये एल्यूमिनियम की सारी कहानी कंप्लीट हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वैसे बहुत लंबी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना, ठीक है। मतलब आप जब नोट्स में देखते थे ना, पेज पलटते ही हैं, ख़त्म ही नहीं होगा एल्यूमिनियम, इतना होता है। पर मैंने थोड़ा सा आपको कराया जो इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट्स जो बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि MCQs कहाँ से आ सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, एग्जामिनर कहाँ से सोच सकते हैं MCQs, बस वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो चूँकि वो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ही उठा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पॉइंट्स। तो ये एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्बन में कुछ भी नहीं है, जस्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना, छोटा सा टॉपिक है वो, तो ऐसे ही छोटा ही टॉपिक है ये, तो मतलब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सवाल पूछना समझ में आ रही है सारी चीज़ें? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। अब कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन एलोट्रोप्स किसे कहते हैं आपको पता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है। तो एलोट्रोप्स किसे कहते हैं? तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स।
कार्बन जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, अब उसके कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, कुछ उसके अमरफस फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास होते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप्स को हम दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन टू फॉर्म्स। सबसे पहले हमारे पास इसके कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। कुछ एलोट्रोप्स क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ आप जानते हैं अमरफस होते हैं। क्रिस्टलाइन एंड अमरफस एलोट्रोप्स। ठीक है, तो कार्बन हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस एलिमेंट। कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं जो आपको याद रखते हैं, बाकी मैं उसकी डिटेल बता देता हूँ। डायमंड है, इसके बाद फिर ग्रेफाइट है, और तीसरा हमारे पास कहलाता है बकी बॉल। बकी बॉल्स या बकी बॉल्स को हम लोग जो है वो बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। तो बकी बॉल के बारे में तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेकेंडरी में नहीं है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो बकी बॉल कोर्स में भी नहीं है आपके, तो उसको आपको डिस्कस नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। फेडरल में होता है, सिंध बोर्ड में नहीं है। ठीक है, अमरफस की बात करें तो उसमें कोल है हमारे पास, कोयला, 4 कोल है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास है लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक। इसके अलावा गैस कार्बन है, इसके अलावा कोक है। ये सारे हमारे पास अमरफस एलोट्रोप्स हैं। तो अमरफस एलोट्रोप्स को हम चैप्टर 4 में डिस्कस नहीं करते हैं, वो चैप्टर 6 में डिस्कस होता है। ये चैप्टर 4 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स को डिस्कस करते हैं, जो उनमें से भी 3 में से सिर्फ 2 ही डिस्कस करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, बस। तो डायमंड और ग्रेफाइट का जस्ट आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो एक फ़र्क होता है डायमंड में और ग्रेफाइट में, काफ़ी सारे फ़र्क होते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो उसमें डायमंड तो आपको पता है हीरा है, और ग्रेफाइट पेंसिल की नोक, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट। तो उसमें क्या डिफरेंस होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो so there will be so many differences between diamond and graphite. This is diamond and this is graphite. ठीक है जी, अब इसमें मैं यहाँ पर और लाइंस कर देता हूँ ताकि हम इसमें पॉइंट्स लिखते जाएं अपने डिफरेंसेस के। आप यहाँ बता सकते हैं क्या डिफरेंसेस होता है डायमंड और ग्रेफाइट में, हीरे में और पेंसिल के नोक में, क्या क्या फ़र्क है? शेप में फ़र्क है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डायमंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास वो टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, तो डायमंड का शेप हमारे पास है टेट्राहेड्रल, जबकि ग्रेफाइट का जो शेप है वो हमारे पास होता है हेक्सागोनल। इसके पीछे रीज़न यही है कि डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके पीछे वजह ही है। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेल डन। ठीक है, तो डायमंड जो है वो दैट इज़ इंसुलेटर या बेड कंडक्टर कह सकते हैं इसको आप। तो डायमंड जो है वो एक इंसुलेटर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो दैट इज़ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कंडक्टर होता है, और डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से हार्ड भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमंड जो है वो हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जबकि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। और उसकी वजह क्या है कि इसकी डेंसिटी है। अब डायमंड की डेंसिटी क्या होती है? 3.51। अगर डायमंड की डेंसिटी पूछी जाए तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 3.51 ग्राम पर ml। और अगर बात की जाए डेंसिटी की ग्रेफाइट की तो ये है 2.2 ग्राम पर ml। मतलब इस वजह से वो सॉफ्ट है, सिंपल सी बात। और कोई दोनों क्रिस्टलाइन है, डिफरेंस तो नहीं होता, रिजेम्बलेंस हो गई। मेल्टिंग पॉइंट का फ़र्क होता है, वैसे दोनों की हाई होती है, बट डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट से ज़्यादा हाई होती है। डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कितनी होती है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी मोर डिफरेंस यू नो अबाउट इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं
कि डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से शो करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वैल्यू होती है इसकी पता है किसी को? डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? 2.45। तो 2.45 होती है इसकी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि ये तो चूँकि ओपेक होता है ना, ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है, इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 आ जाएगा। रिफ्लेक्शन करेगा नहीं है तो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा। और कोई फ़र्क जो आप जानते हैं? ब्रिटल नहीं, ये भी ब्रिटल होता है। पेंसिल की नोक भी मारोगे हथौड़ी तो चकनाचूर हो जाएगा, चिपटा थोड़ी ना होगा। शाइनी होता है भाई, डायमंड जो है वो शाइनी होता है, जबकि ग्रेफाइट आपको पता है वो डल होता है, शाइन नहीं करता। डायमंड शाइन करता है। और डायमंड जो है वो कलर्ड भी होता है, कलरलेस भी होता है, दोनों तरह होता है। मतलब ग्रेफाइट का तो एक कलर होता है डार्क ग्रे इन कलर, है ना भाई, ये डार्क ग्रे कलर का होता है। लेकिन जब हम डायमंड की बात करते हैं तो उसका कलर हमारे पास दो तरह का, ये हमारे पास कलरलेस भी होता है और कलर्ड भी होता है, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, कलरलेस भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। कलरलेस जो हमारे पास होता है ना, तो वो नॉर्मली उसको हम जेम्स में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में। ये एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा होता है। लेकिन जो कलर्ड डायमंड होता है ना, तो वो हम ड्रिलिंग एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कलर डायमंड, हर कलर में डायमंड आपको मिल सकता है। जो ब्लैक डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड उसको कहते हैं बोर्ट या कार्बेंडो कहा जाता है, उसको बोर्ट या कार्बेंडो। तो ये कलर डायमंड होता है, ब्लैक डायमंड जिनको हम कहते हैं। जैसे शीशा वगैरह काटते हुए आपने देखा होगा, नॉर्मली उसमें नाइफ जो यूज़ करते हैं, तो वो कलर डायमंड होता है। बस ये हो गया, कार्बन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। डायमंड ग्रेफाइट के भी डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट सबको, मतलब बहुत आसान है, 9 में पढ़ते हुए आती हैं ये चीज़ें, 9, 10, 11 सब क्लास में पढ़ते हैं। तो अब उसके बाद नाइट्रोजन, बस 5 ग्रुप खत्म। 6 ग्रुप में आते हैं सल्फ़र, ठीक है। 6 ग्रुप में आते हैं सल्फ़र। तो सल्फ़र के भी एलोट्रोप्स डिस्कस करते हैं। सल्फ़र की भी स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि सल्फ़र के ओके, तो सल्फ़र के भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा ध्यान से एकदम, ठीक है। मतलब टॉपिक देखो ना, अभी तक हम सिर्फ सल्फ़र पे ही पहुँचे, मतलब नाइट्रोजन, सल्फ़र तो आना ही नहीं था, सॉरी। तो वही तो अगर ख़त्म कैसे होने वाला है ये, नाइट्रोजन तो आए ही नहीं, तो नाइट्रोजन पे आना है, उसके बाद सल्फ़र आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, देन चैप्टर कंप्लीट होगा। तब कभी भी आपको लग रहा है तो पढ़ लिया सर, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बता रहा हूँ, नहीं चैप्टर काफ़ी बड़ा है। जब हम थ्योरी पढ़ाने पे आते हैं ना, तो बस टीचर के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए अजाब हो जाए। इंटर में जब सेकंड ईयर में जब हम इसको पढ़ाते हैं चैप्टर को, आपने ही पढ़ा है, आपको यादें ताज़ा होंगी इसकी, चैप्टर 4 की। ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहा है। वो भी जानबूझ के टीचर जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ख़त्म करो उसको जल्दी से। तो ये तो, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने की हैं, रट्टे ही लगाना है सिर्फ, और क्या करना है। तो अब इसमें सल्फ़र के, नाइट्रोजन हम पहले डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करनी है, नाइट्रिक एसिड, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल डिस्कशन है बच्चों। तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसको ओल्ड इंग्लिश में, इसको पुराने ज़माने में इसको एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता था, स्ट्रॉन्ग वाटर। नाइट्रिक एसिड को स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसकी जो बेसिसिटी है, एसिड की बेसिसिटी मैंने आपको बताई, जितना हाइड्रोजन है उतना गिन लो, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ये डाई बेसिक एसिड हम ये कह सकते हैं, डाई प्रोटिक एसिड ये भी कह सकते हैं। सॉरी, गलत बोल दिया, हाइड्रोजन तो एक है, 1 होगी इसकी, तो मोनो बेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड है। तो गलती से मिस्टेक हो गया, टेंशन नहीं है, हो जाता है समटाइम्स, यार इंसान है। अच्छा, बच्चों को ये भी पता होता है कि सर ने लिखा है तो ऐसे बेदहानी में लिख दिया, सर कॉन्सेप्ट इतना कच्चा तो नहीं है कि सर इतनी सी बात ना समझ सके कि इसकी बेसिसिटी 1 है। ये बच्चों को इतना भरोसा होता है, ठीक है। तो जब हम तो मजाक उड़ाते थे, हम कहते सर को पता ही नहीं, देखो हम जब क्लास में बैठे सर को तो ये भी नहीं पता, देखो ये तो गलत लिख रहे हैं सर। तो लेकिन अच्छा है कि मेरे साथ ऐसा इतना नहीं होता कि बच्चे ये नहीं कहते सर आपको ये भी नहीं पता सर। ओके, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये इसकी जो है वो दैट इज़ बेसिसिटी जो है वो जितना हाइड्रोजन है उतनी,
जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाइबेसिक एसिड है, वो डाइप्रोटिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी 2 निकलती है, उसको इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो 1 है। सिंपल, जो देखते हैं साथ पता लगता है, इसमें गलती को कर ही नहीं सकता। और अक्सर मैं बहुत आसान चीज़ों में गलती कर जाता हूँ, तो बहुत ही आसान चीज़ों में मैं गलत लिख देता हूँ कभी कभार, मुश्किल चीज़ें सही लिख कर चला आता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो नाइट्रिक एसिड को बनाते किस तरह से, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, डायरेक्ट इस पे आते हैं, काम की बात करते हैं। किसकी जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इसके लिए आपने पढ़ा होगा, याद करो कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस, है ना भाई। तो ओसवाल्ड प्रोसेस ये वो तरीका होता है जिसके ज़रिए हम नाइट्रिक एसिड को तैयार करते बनाते हैं। तो 3 स्टेप पर हम अपनी होता है, 3 स्टेप का प्रोसेस है, तो थोड़ा सा स्टेप एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक अमोनिया गैस हमारे पास होते हैं NH3, और ऑक्सीजन गैस होता है, दोनों को साथ एयर का, तो दोनों का साथ में रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटालाइटिक चेंबर होता है जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम कराते हैं ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया की, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। और ये किस चीज़ के अंदर होता है भाई, तो इसका जो नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड कैटालाइटिक चेंबर, कैटालाइटिक कन्वर्टर भी कहते हैं बच्चे इसको, तो एक ही बात है। इसमें कैटलिस्ट एक होता है, प्लैटिनम यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो होता है क्या बच्चों, अमोनिया है, अमोनिया रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो गिनती की रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन से भरमार है इसकी, इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन की भरमार है, लेकिन एप्टीट्यूड में अल्लाह का शुक्र है कि नहीं पूछते रिएक्शंस, और इस चैप्टर में रिएक्शन ही है जो अजाब बनाता है बच्चों को, और वो एप्टीट्यूड में नहीं पूछा जाता, तो ये हम बचत करके निकल जाते हैं इस चैप्टर से, तो उसके मेन चीज़ें हम करते ही नहीं है। कुछ रिएक्शन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, वरना ये भी रिएक्शन पूछेंगे नहीं आपसे कि रिएक्शन लिख कर दिखाइए, वो बता रहा हूँ कि बन क्या रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है, अमोनिया का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, और इसमें हमारे पास बनता है NO प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, तो 4 5 4 6 ये बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। अब यहाँ पर इस स्टेप पर क्या होता है बच्चों के, इसमें हमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम PT, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा होता है ये, तब जाकर NO में कन्वर्ट होता है। NO गैस कौन सी गैस हमारे पास कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कहलाती है NO। ठीक है, NO गैस को फिर क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं एक और चेंबर में जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन चेंबर। तो अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NO ऑक्सीडेशन चेंबर के अंदर। उसमें क्या होता है, NO में फर्दर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाता है, यह बन जाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ब्राउन कलर की गैस होती है, ये टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है, तो ये एक ब्राउन गैस है, एक ब्राउन गैस है, दिस इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अनस्टेबल होती है, एक्सप्लोजिव है बहुत ज़्यादा, तो अनस्टेबल गैस है, एक्सप्लोजिव है बहुत ज़्यादा। तो स्टेप 3 में फिर क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, इसमें तो फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रिक एसिड का, देन हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ HNO3 या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये एब्जॉर्प्शन टावर इसके अंदर एक होता है, उसके अंदर ही किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में किया जाता है कि ऊपर से हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम वो गिराते हैं, मतलब पानी का स्प्रे ऊपर से करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि NO2 आपको पता है हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर है, ब्राउन गैस है और एक्सप्लोजिव नेचर की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में ये, इसकी वजह से हम डायरेक्टली उसके ऊपर वाटर ऐड नहीं करते। ठीक है, तो NO2 होता है, NO2 में वाटर ऐड करते तो हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्वार्ट्स के कुछ पीसेस होते हैं, क्वार्ट्स पीसेस क्या करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं ताकि धमाके से पूरा ब्लास्ट ना हो जाए पूरे कंटेनर के अंदर, तो ये स्लो डाउन करते हैं क्वार्ट्स की मदद से। तो इससे क्या होता है, फाइनली नाइट्रिक एसिड हमारे पास जनरेट होती है और NO गैस दोबारा से रिटर्न हो जाती है, जिसको फर्दर हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ जो नाइट्रिक एसिड बनती है, दिस इज़ 68% प्योर, 68% प्योर होती है। फर्दर प्योरीफाई करने के लिए नाइट्रिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर से गुजारते हैं। अगर आप इसको फर्दर प्योरीफाई करना चाहो तो नाइट्रिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर से गुजारते हैं। तो फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वी यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि मैंने बताया था हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब वाटर खींच लेता है, वाटर जो जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर होता है ना उसको खींच कर इसको एब्जॉर्ब करके मतलब उसको जो है वो 99% प्योर हमारे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बस ये है कि एमसीक्यूज में पूछा कि मैं नाइट्रिक एसिड को प्यूरीफाई कैसे किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है।
क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो खींच लेता है वाटर। सही है, नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर ना, कि इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ से मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नाइट्रिक एसिड जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कि एक ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं ये सब छोड़ दो, बस ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है, तो सूरत में ये क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम 3 मोल्स ऑफ HCl मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, चीज़ बन जाती है एक्वा रीजिया। सुना होगा आपने एक्वा रीजिया के बारे में। एक्वा रीजिया, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रॉयल वाटर, एक्वा रीजिया। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या डिज़ोल्व कर सकता है ये, एक्वा रीजिया कैन डिज़ोल्व गोल्ड, ये गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है। वाहिद सॉल्वेंट जो कि गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है, गोल्ड जिसके अंदर हल हो सकता है, वो एक्वा रीजिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्वा रीजिया कैसे बनता है, 1 मोल नाइट्रिक एसिड और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर बनता है ये। और इट इज़ द सॉल्वेंट विच कैन डिज़ोल्व गोल्ड, इन विच गोल्ड कैन बी डिज़ोल्व। ठीक है, क्लियर है। तो बस नाइट्रोजन का टॉपिक और कुछ नहीं, ख़त्म है। सल्फ़र, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, अब इसके बाद सल्फ़र पे बात करते हैं। सल्फ़र के 3 टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सल्फ़र नहीं, एक टॉपिक भूल के चले गए, वो था लेड। लेड पिगमेंट तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो लेड पिगमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अगर आपको याद हो तो लेड पिगमेंट पे शॉर्ट नोट आया करता था, चलो उसको भी यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं। चलो, हाँ, सिर्फ मतलब डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहीं पढ़ लेते हैं। चलो, जगह तो चल रही है वहाँ पर हमारे पास। तो लेड पिगमेंट छोड़ दिया था भाई। मैं कह रहा हूँ जल्दी ख़त्म कैसे हो रहा है चैप्टर, ये इतनी जल्दी, ये जल्दी ख़त्म तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब टॉपिक निकलते रहते हैं, निकालते रहो उससे, इनफाइनाइट निकलते ही रहते हैं टॉपिक। लेड पिगमेंट्स, लेड पिगमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो पेंट होता है ना, कोई भी पेंट है, जैसे ऑयल पेंट वगैरह जो हम करते हैं दीवारों पे, पेंट 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पेंट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। जो भी पेंट है वो 2 चीज़ों से हमारे पास मिलकर बनता है। पेंट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 थिंग्स। तो इसके अंदर एक हमारे पास होता है पिगमेंट, और पिगमेंट के बाद दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। पिगमेंट क्या होता है, जो कलर देता है, पेंट को खास कलर देता है, तो दैट इज पिगमेंट। तो लेड पिगमेंट वो तमाम पिगमेंट जिसमें लेड मौजूद हो। अब ये 5 तरह के होते हैं हमारे पास लेड पिगमेंट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेड पिगमेंट, ठीक है। तो उन 5 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम। तो लेड पिगमेंट की डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, या देखो पेंट है ना, पिगमेंट है क्या, पिगमेंट क्या है, कोई कलर्ड कंपाउंड है, याद रख लो, कलर्ड कंपाउंड है पिगमेंट। और जो सॉल्वेंट है ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसके अंदर वाटर हो सकता है, या तो इसके अंदर ऑयल हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। मतलब ऑयल पेंट है तो उसमें ऑयल आ जाएगा, डिस्टेम्पर अगर है तो फिर वाटर आ जाएगा, अगर कोई मैट फिनिश है तो प्लास्टिक एनेमल कोई आ जाता है। तो वो चैप्टर 11 का टॉपिक है पेंट का, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पेंट डिटेल यहाँ नहीं आएगी। यहाँ बस लेड के कुछ पिगमेंट्स पढ़ेंगे जो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड वाइट लेड पिगमेंट। वाइट लेड पिगमेंट होता है। दूसरा हमारे पास होता है रेड लेड पिगमेंट। तीसरा हमारे पास होता है क्रूम येलो। 5 तरह के होते हैं पिगमेंट। चौथा हमारे पास होता है क्रूम रेड पिगमेंट। और 5वां हमारे पास होता है टर्नर्स। ये सब नाम पढ़ा होगा आपने, टर्नर्स येलो पिगमेंट। क्योंकि सेकेंड ईयर तो आपका रिड्यूस सिलेबस से था नहीं, तो वो तो सारी पढ़ा होगा। और वो 4 नादिरी बच्चे सारा पढ़ते हैं बहुत मुश्किल से। 99.9% बच्चे इंपॉर्टेंटली मतलब गैस पेपर से ही पढ़ते हैं, मुझे पता है, सही बात है। बट मैं हमेशा इंटरमीडिएट में कंप्लीट कराता हूँ। जब भी स्टूडेंट्स को कराता हूँ मैं ओवरऑल कंप्लीट ही कराता हूँ। मेरे तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट, उनको डर नहीं लगता केमिस्ट्री से किसी भी तरह से, ठीक है।
वो ईजिली चुके हैं, उनको मैं गोल के पिला देता हूँ, उनको बात ही ख़त्म हो गई। सबसे बेस्ट नंबर आते हैं हमारे केमिस्ट्री के, ठीक है, 80 में से 85 में से 84, 83, 82 एक भरमार होती है बच्चों की, ठीक है। मैं लगा रहता हूँ उनके साथ सुबह से शाम कंप्लीट टोटली, ये नंबर लाने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों की अचीवमेंट जो है वो मेरी अचीवमेंट है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये कैसे पता लगेगा? मेरे बच्चों के नंबर से। अगर बच्चों के नंबर ही अच्छे नहीं आते तो फिर मैं क्या अच्छा पढ़ाता हूँ? खाक अच्छा पढ़ाता हूँ। यही चीज़ है, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है कि टीचर बच्चे क्या तैयार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स क्या तैयार करें। मेरी हमेशा से आपको पता है मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखता हूँ, सिर्फ रट्टा याद नहीं करना है। एक रट्टे वाली चीज़ को जिसको सेकेंडरी केमिस्ट्री तो अक्सर रट्टा ही कहते हैं बच्चे, याद करने, लेकिन ये भी कॉन्सेप्चुअल होता है, रट्टा नहीं है। याद करने की चीज़ें नहीं है जिसको आप याद करते हैं हमेशा से। मैं बच्चों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए, मज़ा लेकर पढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए सब्जेक्ट को। ये नहीं कि सब्जेक्ट को आप बिल्कुल मतलब, वो उस वक्त होता है जब समझ में नहीं आ रहा होता, जब सब्जेक्ट समझ में नहीं आया ना, ये टीचर समझा नहीं पाए, तो वो सब फिर सब्जेक्ट फिर अजाब बन जाता है आपके लिए। या टीचर खुद डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो और पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ाए, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते फिर। सिंपल सी चीज़ है। तो टीचर को भी एंजॉय करना चाहिए, मैं कहता हूँ बच्चे को भी एंजॉय करना चाहिए सब्जेक्ट को, स्टडीज़ को। कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक है, हर एक चीज़ को पढ़ने का पढ़ाने का एक लॉजिक है, वो लॉजिक ढूंढना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना तो लिखा हुआ तो किताब के अंदर भी है, लेकिन आप घर बैठ कर नहीं पढ़ सकते, आपको टीचर की नीड होती है ताकि उस चीज़ के पीछे एक लॉजिक क्रिएट हो जाए। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल होती हैं, लॉजिक क्रिएट नहीं कर रही होती है, बस वो लिखा होता है बस वो, और आपसे ना याद हो रहा होता है ना वो आपको समझ में आ रहा होता है। लेकिन क्लासरूम में टीचर उसी चीज़ का एक लॉजिक बना देते हैं, देखो ये चीज़ यहाँ पर ऐसी हो रही है, तो बात समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ है, तो इसमें कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। मैं अक्सर चीज़ें मैं आपको कंप्लीट ही पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। वहाँ तक जो मैं किया हूँ ना भी, यहाँ तक इस तक लेड पिगमेंट तक मैंने आपको हर चीज़ ही बताई है, कुछ छोड़ नहीं रहा मैं। एक एक पॉइंट आप जाकर देखोगे कि सारे हाईलाइट कर दोगे पूरी किताब को, आपको सर आपने हर चीज़ बता दी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कहने को एक बोर्ड भर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ही आ रही है इसके अंदर, मेन जितनी होनी चाहिए, जिसको MD कैट के स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं, कैट वाले हाईलाइट करते हैं बैठ के, ये वही इन्फॉर्मेशन जिनको हाईलाइट किया जाता है टेस्ट की तैयारी करने के लिए, अगर आपने देखा हो तो। अब हमारे बच्चों को पता नहीं होता हाईलाइट कहाँ कहाँ करना है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई ये चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं असल में, वरना स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि कौन सा लाइन छोड़ें, कौन सा लाइन को हाईलाइट करें। तो वही चीज़ मैं कर रहा होता यहाँ पर कि भाई ये चीज़ कर लो, बस आप बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। और ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द बुक ही है सारी चीज़ें, बुक से आउट कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, बुक ही की लाइन्स में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा इंटरनेट से या कोई गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर निकाल के, ये सब बुक की इन्फॉर्मेशन A to Z। बच्चों पता तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, मैं अगर लिख रहा हूँ कोई भी डायमंड ग्रेफाइट के बारे में तो मैं 100 और बातें जानता हूँ इसके अलावा डायमंड ग्रेफाइट के बारे में, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा चूँकि आपको ज़रूरत ही नहीं है, बुक से आउट है वो। बड़े इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी बात हो, बड़े वो बात बहुत अहम होगी डायमंड के बारे में, लेकिन मैं नहीं बताता, ज़रूरत नहीं है ना उसकी, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। बुक की चीज़ों में एक रहना ना, क्योंकि टॉपिक इतने सारे हैं तो कैसे जहन में रहेगा। मैं एक्स्ट्रा भी बात बता दो तो जो मेन है वही छूट जाएगा तुम्हारे से। तो लेड पिगमेंट में ना फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलेस, ठीक है। अब वाइट लेड पिगमेंट, ये 5 लेड पिगमेंट है, तो वाइट लेड पिगमेंट हमारे पास होता है बेसिक लेड कार्बोनेट, तो ये होता है PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वाइट लेड पिगमेंट का, इसको हम बेसिक लेड कार्बोनेट भी कहते हैं। दूसरा रेड लेड पिगमेंट, ये हमारे पास होता है Pb3O4, इसके और भी नाम देते हैं Pb3O4 के, इसके और भी नाम से पूछा जाता है पेपर में। इसी Pb3O4 को संदूर कहते हैं, संदूर यही चीज़ होता है ना, संदूर, संदूर के नाम से इसको जानते हैं, यस वही, तो इस किसी को हम लोग संदूर कहते हैं, ठीक है, Pb3O4। ये ऐसे को हम लोग कह सकते 3 लेड है और 4 ऑक्सीजन है, तो ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, ट्राईप्लम्बिक, प्लम्बम कहता है ना लेड का जो लैटिन नेम है, ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, इसी का नाम है, एक ही बात है। क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट हमारे पास होता है, दिस इज PbCrO4, लेड क्रोमेट होता है ये, दैट इज PbCrO4, तो ये हमारे पास कहलाता है क्रोम येलो पिगमेंट, येलो कलर का होता है, येलो कलर देता है पेंट को, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज लेड क्रोमेट, ये लेड क्रोमेट होता है। क्रोम रेड पिगमेंट, ये हमारे पास होता है Pb2CrO5 या PbCrO4.PbO, ऐसे भी लिखा होता है इसको बुक में, तो दोनों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, Pb2CrO5, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोसाइट, इसी को क्रोसाइट भी कहा जाता है। ये है बेसिक लेड क्रोमेट, क्योंकि इसमें एक बेसिक ऑक्साइड इसका लगा होता है, बेसिक लेड क्रोमेट। टर्नर्स येलो पिगमेंट, येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब दिस इज टर्नर्स येलो पिगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PbCl2.4PbO,
तो ये टर्नर्स येलो पिगमेंट येलो कलर का होता है। इसको हम कह सकते हैं, ये बेस लगा हुआ है बेसिक ऑक्साइड और लेड क्लोराइड है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज बेसिक लेड क्लोराइड। ये बेसिक लेड क्लोराइड है। ये तो हो गया सारा, 5 फॉर्मूले याद करने। वैसे तो प्रिपरेशन भी थी इसकी, बट वो लेंथी, वही चीज़ मुश्किल थी जो उसको एप्टीट्यूड में पूछते नहीं है कि इसको तैयार कैसे करते हैं, इक्वेशंस इसके। अच्छा, इसमें एक और एक पिगमेंट है जो इन 5 में से नहीं है, बट टेस्ट में पूछते हैं, पीबीओ। पीबीओ पीबीओ का भी नाम याद रखना कि पीबीओ का फॉर्म को हम लिथार्ज कह सकते हैं, लिथार्ज भी कहा जा सकता है इसको, और यही मेसिकॉट भी होता है। पॉलीमॉर्फ्स हैं आपस में दूसरे के, लिथार्ज और मेसिकॉट। लिथार्ज को मुर्दा संग भी कहा जाता है, लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, उर्दू में कहते हैं मुर्दा संग, क्योंकि पानी में नहीं डूबता ये पत्थर, पानी में पत्थर नहीं डूबता, पत्थर ही होता है बट पानी में डूबता नहीं, तो मुर्दा संग इसको हम कहते हैं। फिर डेड सी में इंसान नहीं डूबता, वैसे इसमें नहीं डूबता। लिथार्ज का जो कलर होता है वो रेड होता है, मेसिकॉट का जो कलर होता है वो येलो होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, पीबीओ। दोनों पॉलीमॉर्फिज्म में देखने में आता है, कंपाउंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बस ठीक है, तो ये हो गया, तो ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, अब हो गया कंप्लीट, बिकॉज ज़्यादा नहीं था जो छोड़ा था, लेड पिगमेंट ही था। फॉर्मूला याद रखने, आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे द फॉर्मूला ऑफ, जैसे कि द फॉर्मूला ऑफ संदूर इज डैश, तो संदूर का फॉर्मूला बता देना, चारों सारे फॉर्मूले लिखा है, कोई संदूर वाला बता देना। फॉर्मूले ही पूछते हैं, मैंने चैप्टर 3 में भी अक्सर आपको फॉर्मूले बताएं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, लेड भी हो गया। अब आ जाते हैं, अब हमारा हो जाएगा सल्फर फाइनली। सल्फर करते हैं। सल्फर के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 3 चीज़ें आपकी बुक में। कुछ पूछना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सही, क्लियर है, ठीक है। सल्फर, तो सल्फर में सबसे पहले देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, क्योंकि मैं 4 बजे चैप्टर ख़त्म कराऊँ, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं ना हम, तो रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, सल्फर एलोट्रोप्स, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी एक दिन में चैप्टर पढ़ाया है नहीं ना, मतलब रिकॉर्ड टाइम करूँगा मैं, मतलब ठीक है, बस 2 दिन में पढ़ाया है मैंने उसको, 2 लेक्चर्स में, 2 पार्ट्स में। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो 2 पार्ट्स में लेक्चर डले होंगे, लेकिन सिंगल पार्ट में आज तक नहीं डला लेक्चर, तो इस बार सिंगल पार्ट में डलेगा, 1 शॉट। तो मैंने देखा इंडियन टीचर्स ऐसा बहुत करते हैं, वो 1 शॉट लेक्चर्स बनाने में बहुत मास्टर, वो तो 4-4 घंटे के लेक्चर दे रहे होते हैं भाई, वो टाइम लगा के। अब बेटा व्यूज़ देखो उनके मिलियंस में होते हैं, 25 मिलियन, 26 मिलियन, 40 मिलियन व्यूज़, मतलब पूरी दुनिया उन्हीं को देख रही है बैठ के, लग रहा है। तो फिर आप ये देखो ना कि वो कितने फिजिक्स वाला जो उनके हैं, और फिर जो अलग खंडे, आपको भी देखो, आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे ये क्या चीज़ है भाई। पाकिस्तानी तो बहुत पीछे है मुझसे इस मामले में, हमारे टीचर्स और हम लोग जो हैं। तो इंडियंस जानदार कितने, देखो ना, 4-4 घंटे के लेक्चर्स बना रहे हैं खड़े होकर, 5-5 घंटे के लेक्चर्स खड़े होकर बना रहे हैं। हम तो 1 घंटे में हमारी हालत ख़राब हो जाती पाकिस्तानियों की। तो एलोट्रोप्स और सल्फर, सल्फर के एलोट्रोप, सल्फर के एलोट्रोप भी 2 तरह के, जैसे हमारे ना क्रिस्टलाइन अमरफस, इसके भी 2 है, क्रिस्टलाइन है, अमरफस है। तो पहला हमारे पास है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, और दूसरे हमारे पास है अमरफस एलोट्रोप्स। अब क्रिस्टलाइन में हमारे पास इसके 2 एलोट्रोप्स हैं, एक हमारे पास कहलाता है अल्फा सल्फर, और एक हमारे पास कहलाता है बीटा सल्फर। अमरफस में 2 हैं, बल्कि एक अमरफस में एक ही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमा सल्फर। यस, गैमा सल्फर को एक और नाम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है प्लास्टिक सल्फर। अमरफस में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, रैंडमली अरेंज होते हैं। ये प्लास्टिक सल्फर होता है, ठीक है, गैमा सल्फर जिसको हम कहते हैं। बस ये याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है इसके अंदर पार्टिकल्स की रैंडम अरेंजमेंट होती है, तभी तो अमरफस है, रैंडम अरेंजमेंट होती है। अल्फा सल्फर को दूसरा नाम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रोम्बिक सल्फर, और बीटा सल्फर को कहा जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। अब प्लास्टिक सल्फर गैमा को कहा जाता है। बीटा सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, सुई के जैसे इसके लंबे लंबे क्रिस्टल्स होते हैं। कलर दोनों का सेम येलो ही होता है, गैमा सल्फर का बस ये ब्राउन कलर होता है। एक चीज़ जो एमसीक्यूज के लिए आपको याद करनी है, इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो आपसे पूछते हैं अल्फा और बीटा सल्फर का। तो बेटा देखो, ये जो अल्फा सल्फर है,
और बीटा सल्फर है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। अल्फा और बीटा को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर याद रखिएगा बच्चों 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा करेंगे तो बीटा सल्फर बन जाएगा, इससे कम करेंगे तो अल्फा सल्फर बन जाएगा। तो ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे दो क्रिस्टलाइन स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। तो इस टेम्परेचर में अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों एग्जिस्ट करता है। इससे हाई टेम्परेचर पे बीटा आएगा, इससे कम पे अल्फा आएगा। अमरफस सल्फर प्लास्टिक सल्फर के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, उसके बाद फ़ौरन से ठंडा करते हैं तो गैमा सल्फर बनता है। तो बस आपको कुछ चीज़ें जो मैंने बोर्ड पे लिखे वो याद होनी चाहिए कि सल्फर के एलोट्रोप्स 3 हैं, 2 अमरफस अल्फ़ा बीटा और एक दो क्रिस्टलाइन है अल्फ़ा बीटा और एक अमरफस है गैमा। अल्फ़ा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी कहा जाता है और बीटा सल्फर को हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहा जाता है, ठीक है। गैमा सल्फर को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। अच्छा, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का फॉर्मूला सेम होता है S8। सल्फर के 8 एटम इसमें अरेंज होते हैं, इसमें भी सल्फर के 8 एटम्स अरेंज होते हैं, दोनों में 8 एटम। बस ये रोम्बिक शेप में अरेंज होता है और वो हमारा जो है वो सल्फर के 8 एटम्स मोनोक्लिनिक शेप में निडल लाइक क्रिस्टल्स के सूरत में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे बात करते हैं। ये भी एक आपको पता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, ओवरऑल काफ़ी लंबी इसकी। तो अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ऑफ H2SO4। और जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, प्रोसेस का नाम सब जानते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम आपको पता होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसी को कहा जाता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड की तरह। और इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी निकलेगी भाई? अभी बताया था, जो गलत लिख दिया था मैंने पीछे, 2। इसकी बेसिसिटी 2 निकलेगी। ये डाई बेसिक एसिड है, डाईप्रोटिक एसिड है, उसमें 2 हाइड्रोजन इसके अंदर है। वाटर में डिसॉल्व होकर 2H+ साइन दे देगा, यही है ना मतलब इसके। अब इसको बनाने का तरीका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तब कहीं जाकर ये बनता है। 5 स्टेप्स। सारे स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर लाइन से, स्टेप्स पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दिस इज द कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3। या सॉरी, गलत कह दिया। सबसे पहले एक बर्निंग होती है, जलाते हैं सल्फर को, बर्निंग ऑफ सल्फर होती है ना सबसे पहले। बर्निंग ऑफ सल्फर, सबसे पहले सल्फर को जलाया जाता है, सल्फर की बर्निंग की जाती है। और सल्फर को बर्न किस में किया जाता है? सल्फर बर्नर में, सल्फर बर्नर में। अच्छा, इसमें सल्फर की जगह पर पायराइड को भी बर्न कर सकते हैं, पायराइड बर्नर के अंदर, ठीक है। सल्फर बर्नर या फिर पायराइड बर्नर भी उसको हम कहते हैं, पायराइड बर्नर। क्योंकि पायराइड जो हमारे पास होता है वो होता है FeS2, आयरन पायराइड। इसको भी बर्न करके बना सकते हैं, लेकिन सल्फर से आसान होता है तो मैं सल्फर यूज़ करता हूँ अक्सर। तो सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सबसे पहले ऐसे ही होता है, फर्स्ट स्टेप SO2 गैस बनते हैं, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसके अंदर क्या होती है? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, इसके अंदर होती है इम्प्योरिटीज़। ये इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके लिए इसको सेकंड स्टेप में प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। स्टेप नंबर 2 में, सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं अपनाते हैं, मतलब अलग अलग टावर से इसको हम गुजारते हैं तो खुद ब खुद इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है। अलग अलग मल्टीपल 3 टावर से इसको हम गुजारते हैं। सबसे पहले हम इसको डस्ट चैम्बर में भेजते हैं, डस्ट रिमूव करते हैं। डस्ट चैम्बर के बाद ये जाता है वॉशिंग टावर में, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है, तो वो क्या करता है कि वो उसमें वाटर को रिमूव करता है। फिर फाइनली आता है ड्रायर में, ड्राइंग टावर में, जहाँ पर इसको ड्राई कर दिया जाता है।
इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे पास 100% प्यूरीफाई हो जाती है। अब इसको हम डालते हैं कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, जहाँ पर SO2 गैस SO3 गैस में कन्वर्ट होती है। सबसे मेन स्टेप 3 होता है ना भाई। स्टेप 3 में होता है कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू SO3। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्जन होती है। और ये किस में होता है भाई? इसके लिए कौन सा चेंबर हमारे पास होता है, कौन सा टावर होता है? दिस इज कॉल्ड, यह सबसे मशहूर, सबको पता है, कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर के अंदर ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है, SO2 गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये बन जाती है SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट लिबरेट होती है। अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, आप देखें ना, एरो देखें, एरो में कैसा लगा रहा हूँ, एरो में लगा रहा हूँ रिवर्सिबल वाला। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें अगर हाई अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल करनी है तो उसके लिए हमें कुछ मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन किया जाता है लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। ये ली चार्टलर में मैंने आपको सिर्फ बताया था, ली चार्टलर प्रिंसिपल में ये वाला प्रोसेस पूरा, हेबर भी बताया था और ये भी बताया था, याद होगा, सब रिकॉर्डेड लेक्चर है। और साथ में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इसके अंदर, सबको पता है V2O5। V2O5 कौन सा कैटलिस्ट है? दिस इज कॉल्ड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सुना है नाम इसका, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फाइनली स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, इसमें वाटर ऐड करके इसको बना देते हैं क्या, ओलियम, सॉरी वाटर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम की फॉर्मेशन होती है। अब ओलियम कैसे फॉर्म हो रहा होता है भाई? ओलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है कि SO3 जो गैस आई है उसमें हम और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये H2S2O7 में कन्वर्ट हो जाती है। ये H2S2O7 यही हमारे पास कहलाता है ओलियम, मतलब दिस इज कॉल्ड ओलियम। इसके बाद स्टेप नंबर 5 होता है। स्टेप 5 में क्या होता है, दिस विल बी, अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अच्छा, ओलियम की फॉर्मेशन कौन से टावर के अंदर होती है? ओलियम की फॉर्मेशन जो होती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर ये बन रहा होता है, ठीक है, सब आपको याद है जो मैं पढ़ाऊँगा। और ये लास्ट जो वाटर ऐड करते हैं इसमें डाइल्यूशन टावर कहलाता है, डाइल्यूट करते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि H2S2O7, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये आपके 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और फाइनली ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, दिस इज़ 100% प्योर, 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हासिल हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी फेमस प्रोसेस। अब सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, बस सिंपल आपको ये बात याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी नाइट्रिक एसिड की तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ड्राइंग एजेंट भी है, ड्राइंग एजेंट है, किसी भी चीज़ को ड्राई कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सल्फोनेटिंग एजेंट भी है। सल्फोनेटिंग एजेंट से मुराद क्या होता है कि सल्फोनेशन करने के लिए बेंजीन के इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम चैप्टर 7 पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो बनाते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेंजीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पसंद आ गई बच्चों तो मसला? तो ये हमारे पास सल्फ़र में 2 टॉपिक्स हो गए, एक एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र और एक क्या हुआ हमारे पास, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सब कुछ बता दिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के, ज़्यादा ही बता दिया टेस्ट के लिहाज से, कम नहीं बताया, ठीक है। वरना अक्सर बच्चे सिर्फ नाम याद करके जाते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। मैंने आपको स्टेप्स भी दोबारा रिपीट कर दिए, ठीक है। अगरचे इक्वेशंस नहीं पूछेंगे आपसे, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए ना मैं कि इसका फॉर्मूले का क्या है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास H2S है। H2S किसे कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सल्फर का कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कुछ प्रॉपर्टीज़ बस इसकी याद करनी, कुछ भी इसे कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। अच्छा, इसको प्रिपेयर किया जाता है एक मेथड से, एक मेथड इसका बड़ा फेमस है, किप्स अपरेटस। किप्स अपरेटस एक अपरेटस है जिसमें उसको प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन छोड़ दे, बस नाम याद रख लें। ये किप्स अपरेटस से H2S गैस को बनाया जाता है, बाकी रिएक्शन इसका होता है, ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। नेक्स्ट, इसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, सड़े वंडे जैसी महक होती है इसकी।
बहुत ख़राब स्मेल होती है ना, गटर का ढक्कन खोल दिया किसी ने, ऐसा लगता है। रॉटन एग, अरे लैब में इस्तेमाल किया होगा सेकेंड ईयर में। रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। अगली चीज़ के एसिडिक गैस है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेसिक गैस नहीं एसिडिक गैस है, तो इसका नेचर एसिडिक है, ये याद रखना है। और क्या है भाई, दिस इज़ आ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। रिड्यूस खुद ऑक्सीडाइज होगा, किसी और को रिड्यूस कर सकता है। और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह यही है कि यहाँ पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। जब सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जब प्लस में आएगा, जैसे कि नाइट्रिक एसिड में आप देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ दिखी है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 पर आता है, दैट्स वाई दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ढूंढना भी मुश्किल होगा टॉपिक कहाँ क्या लिखा है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज है। क्लोरीन, क्लोरीन की जस्ट प्रिपरेशन है जो आपको यहाँ पर देखनी है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्लोरीन की, वो बता दूंगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शंस वगैरह कुछ भी उसके इतने खास नहीं है, बस कुछ आप इसमें इसको देख रहे हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन देख लें। प्रिपरेशन में भी 2 प्रिपरेशन है, कास्टर कैलनर सेल तो पिछली क्लास में बता दिया, तो ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की, कल ही बताया था। नेल्सन सेल बता दूंगा, ठीक है। तो भाई क्लोरीन, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस के बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि दिस इज़ अ सैटेनिक एलिमेंट, सैटेनिक एलिमेंट शैतानी एलिमेंट है। शैतानी एलिमेंट क्यों है? चूँकि ज़्यादातर टॉक्सिक वीपन्स वगैरह से बनाए जाते हैं, टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस बनाई जाती हैं। थोड़ा सा याद कर लें, डिस्कवर किसने किया था इस गैस को? डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम था कार्ल विल्हेम शील। शीले भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे इसको, तो कार्ल विल्हेम शीले। तो शीले वाज अ साइंटिस्ट जिसने क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया था। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, ये एक टॉक्सिक गैस है और इसका कलर क्या होता है? हैविंग ग्रीन, पर्पल नहीं होता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर की गैस होती है। क्लोरोस का मतलब ही ग्रीन होता है। क्लोरोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रीन, हरा रंग। अच्छा, इंडस्ट्रियली इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो इंडस्ट्रियली 2 मेथड्स इसको तैयार किया जा सकता है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। एक तो हम पढ़ के नाम दोबारा से लिख देता हूँ, लेकिन पढ़ लिया है तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कास्टनर कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल। कास्टनर कैलनर सेल में क्या होता है? 2 चीज़ें बना सकते हैं इसके अंदर, Cl2 के साथ साथ इसके अंदर NaOH की फॉर्मेशन भी हो सकती है। चैप्टर 3 में हम इसलिए पढ़ते थे कि हमें NaOH बनाना होता था, और चैप्टर 4 में इसलिए पढ़ सकते हैं कि हमें Cl बनाना है, क्लोरीन गैस बनानी है। बट ये प्रोसेस बैंड हो चुका है, दुनिया में बैंड हो चुका है। दिस प्रोसेस इज बैंड, बैंड है क्यों? ड्यू टू यूजेज ऑफ Hg, ड्यू टू यूजेज ऑफ मरकरी। मरकरी के इस्तेमाल की वजह से इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया। मरकरी खुद एक टॉक्सिक मेटल होता है, हैवी मेटल है, तो ये नर्वस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मर्क्यूरी, बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे। सेकंड, उसके बाद कास्टनर कैलनर सेल के बाद दूसरी चीज़, दूसरा जो हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेल्सन सेल। नेल्सन सेल्स इसको बनाते हैं, आज भी इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में नेल्सन सेल से क्लोरीन गैस को बनाने के लिए। अब नेल्सन सेल बच्चों क्या है? दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसके अंदर 3 चीज़ें तो होंगी। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा कोई, इसके अंदर हमारे पास एनोड होगा, इसके अंदर हमारे पास कैथोड होगा। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ब्राइन। ब्राइन इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। ब्राइन के बारे में बताया था कल भी, NaCl और वाटर का मिक्सचर होता है ना, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। कास्टनर कैलनर सेल में भी यही इस्तेमाल करते थे पर कंपार्टमेंट के अंदर। एनोड और कैथोड। अब एनोड कार्बन रॉड, बीच में ग्रेफाइट की रॉड डली हुई होती है सेंटर में, तो कार्बन रॉड, कार्बन रॉड जो है, या ग्रेफाइट रॉड भी कह सकते हैं, बुक में लिखा होता है कार्बन रॉड, बट कार्बन में आपको पता है कार्बन के सिर्फ एक ही एलोट्रोप वो है जो करंट कंडक्ट कर सकता है, दैट इज ग्रेफाइट। तो जब भी कार्बन लिखते हैं तो ग्रेफाइट मुराद होती है उससे, बुक वाले। कहीं पे भी किसी भी दुनिया में आप देखेंगे ना कि इलेक्ट्रोड में कार्बन लिखा हुआ है, तो असल में वो ग्रेफाइट है। चूँकि बाकी कार्बन का कोई भी एलोट्रोप, दैट्स डायमंड, बकी बॉल, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, कोक, कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करता।
सवाए ग्रेफाइट के। वो भी इसलिए करता है कि उसमें पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जैसे कि डायमंड के अंदर तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, एक बच जाता है, और वही एक फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट कर रहा होता है, तभी तो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो कार्बन डॉट को इस्तेमाल करेंगे और इस कार्बन डॉट में क्या चीज़ आकर डिपोजिट हो जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ से मिल जाएगी आपको, Cl2 गैस। कैथोड जो आपके पास होगा, कैथोड असल में एक यू शेप का ट्यूब एक होता है ना, स्टील, परफोरेटेड स्टील कैथोड होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो एक परफोरेटेड मतलब सुराख होगा, परफोरेटेड स्टील कैथोड इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यू शेप का होगा, यू शेप का वो बना होगा, यू शेप का वो बना होगा, उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, और वहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपके पास इस कैथोड पे आपका क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम मेटल। तो यही सोडियम मेटल कहाँ जाएगा, वाटर ट्रफ में, नीचे गिर जाता है वाटर ट्रफ में, और वाटर ट्रफ में वाटर से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर ट्रफ में बनता है, और जबकि क्लोरीन गैस आपको ग्रेफाइट रॉड में मिल जाती है। बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4।